जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। टैक्सेशन में हमें देखना है कि इंडिया में टू टाइप के टैक्स एप्लीकेबल हैं। एक है डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स आता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी होता है। अब इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकम टैक्स है जो ऐसा टैक्स है जो पर्सन की इनकम पर चार्ज किया जाता है। पर्सन की इनकम पर चार्ज किया जाता है मतलब पर्सन पूरे ईयर में जितनी भी इनकम करेगा उसका वो असेसमेंट उसको असेस करके उसका हिसाब किताब पूरा गवर्नमेंट को देता है और साथ ही उसका जितना भी टैक्स पेड करना बनता है वो गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली पेड करता है। पर्सन पे ही उसका वर्डन। और वहीं दूसरी तरफ जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जो है वो परचेस करने जाते हैं, जैसे कि हम बिस्किट खरीदने गए, कार खरीदने गए या फिर हम टिकट खरीदने गए, चाहे वो होटल बुक करना हो, चाहे वो मूवी का टिकट हो या फिर अब रेलवे का टिकट हो या फिर बस का टिकट हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, जीएसटी पेड कर देते हैं साथ में। हमें पता नहीं होता है लेकिन उसमें हम उस टिकट का कॉस्ट एंड जीएसटी दोनों पेड करते हैं। बिस्किट खरीदने जाएंगे तो बिस्किट का कॉस्ट और प्लस उसमें जीएसटी भी पेड कर देते हैं। तो हम तो क्या कर रहे हैं, उस डीलर को पेड कर रहे हैं। अब वो डीलर जाएगा वो गवर्नमेंट को पेड करेगा। तो ऐसा करके बर्डन किस पे आया, हम पर, कंज्यूमर पर। और पेड किसने किया, डीलर ने पेड किया। हमने इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पेड कर दिया, इसलिए उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अभी जो हमारा पार्ट है वो है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि हमें इनकम टैक्स पढ़ना है। अब इनकम टैक्स लॉ पढ़ने के लिए हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना होगा। अब ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है? तो इनकम टैक्स एक्ट का मतलब होता है एक कानून, एक अधिनियम। एक्ट का मतलब होता है कानून एंड अधिनियम। और इनकम टैक्स का मतलब इनकम पर लगाए जाने वाले टैक्स से संबंधित अधिनियम। और 1961 क्यों लगा इसमें पीछे? क्योंकि 1961 में यह एक्ट बनाया गया था, यह अधिनियम बनाया गया था कि इनकम, किसी भी पर्सन की इनकम पर टैक्स किस नियम से लगाया जाएगा, क्या उसके रूल होंगे, किसको अधिकार होगा कि वो इनकम टैक्स लगाए और किन किन लोगों पर लगाए। अभी जो इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था तो इसका मतलब यह हुआ कि 1961 से पहले इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता था। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने लगान मूवी देखी होगी, उसमें जो लगान लगाया जाता था ना, वो तो पहले जो था ना, पहले वो लगान के रूप में लगाया जाता था, जिसे राजा महाराजा क्या करते थे, उनकी प्रजा से वसूल करते थे। और अभी क्या होता है, अभी गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो इंडिया में रहने वाले लोगों से चार्ज करती है और लेवी करती है उन पर। ओके, तो इनकम टैक्स एक्ट जो है एक बुक है। इनकम टैक्स एक्ट एक बुक है जिसमें 23 चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स को 298 सेक्शन में और हमें क्या करना है, हमें उस बुक को पढ़ना है। उसमें जो 298 सेक्शंस हैं उनको पढ़ना है। तो इस बुक का जो सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन 1, उसमें बताया गया है कि इस एक्ट का नाम इनकम टैक्स एक्ट 1961 रखा गया है और यह पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। और यह 1 अप्रैल 1962 से 1 अप्रैल 1962 से इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है। बनाया कब गया? 1961 में, लेकिन एप्लीकेबल कब हुआ? 1 अप्रैल 1962 को। तो जो इसका सेक्शन 1 है उसमें बताया गया है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इनकम टैक्स एक्ट 1961. इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, save as otherwise provided in this act. It shall come into force on the first day of April 1962. तो हमारा सेक्शन 1 यहाँ पर ख़त्म हो गया है। सेक्शन 1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन टाइप का दिया गया है। अब हम सेक्शन 2 देखते हैं। तो सेक्शन 2 है जो वो डेफिनेशन का सेक्शंस है। इसमें इस एक्ट में आने वाले टर्म्स को डिफाइंड किया गया है। तो इस सेक्शन को हम जैसे जैसे आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे और उसमें जो भी टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेशन की, तो इस सेक्शन में से हम देखते जाएंगे। तो हम इस सेक्शन 2 को बाद में देखते हैं।
अब देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 में सेक्शन 3 है जो वो प्रीवियस ईयर से रिलेटिव है। इसमें प्रीवियस ईयर को डिफाइंड किया गया है। तो प्रीवियस ईयर क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमिडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले आने वाला फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर है। किसके अकॉर्डिंग? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें देखना है कि ये असेसमेंट ईयर क्या है और फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो असेसमेंट ईयर क्या कहलाता है? असेसमेंट ईयर कहलाता है, असेसमेंट ईयर को डिफाइंड किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 9, जिसमें बोला गया है कि असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। प्रत्येक ईयर की 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो 12 मंथ का पीरियड होता है वह असेसमेंट ईयर कहलाता है। ओके, तो कोई भी असेसमेंट ईयर है उसके जस्ट पहले आने वाला फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर कहलाता है। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या है, जरा इसको देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से समझते हैं। ए राम है, इसने इनकम करना स्टार्ट किया। अब जब यह इनकम अर्न करेगा तो इसके पास गवर्नमेंट का एक बंदा आया कि भैया आपकी इनकम होना स्टार्ट हो गई है, अब आप मुझे टैक्स पेड करो। अब ये बंदा पूरा दिन इनकम अर्न करने में व्यस्त रहता, शाम को थका हारा घर पर पहुंचता तो गवर्नमेंट का बंदा बोलता, लाओ मुझे बताओ दिन भर में तुमने कितनी इनकम अर्न की है और उस पर मुझे जो भी टैक्स बनता है पेड करो। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो इनकम टैक्स एक्ट में गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में बताया गया है कि कोई भी पर्सन एक पूरा साल तक इनकम अर्न करेगा और साल के बीच में उसे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका वह साल खत्म होगा उसे खुद उस साल में होने वाली इनकम का हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना होगा और जो भी टैक्स पेड करना बनता है वह टैक्स पेड करना होगा। ओके, बात समझ आई? इतनी फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन वह साल गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आपको आपके हिसाब किताब का ब्यौरा देने के लिए टाइम पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च। मतलब कि जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड है, जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की है उस ईयर का 1 अप्रैल से 31 मार्च का पीरियड वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये बंदा राम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक इनकम अर्न करेगा, फिर 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 को उस इनकम का असेसमेंट हिसाब किताब बनाकर गवर्नमेंट को भेजेगा और उस पर जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसे वह पेड करेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ 2021 में जो 2021 का ईयर है जिसमें उसने इनकम अर्न की है वो प्रीवियस ईयर होगी, वो प्रीवियस ईयर माना जाएगा। किसके लिए? आने वाले असेसमेंट ईयर के लिए। असेसमेंट ईयर मतलब 21-22, 20-21 प्रीवियस ईयर के लिए 21-22 असेसमेंट ईयर माना जाएगा। तो क्या 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 में हम कोई इनकम अर्न नहीं करेंगे? करेंगे भाई। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 अब प्रीवियस ईयर बन जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो असेसमेंट ईयर है 21-22 वह प्रीवियस ईयर बन जाएगा 22-23 के लिए। ओके, समझ आ गया। लेकिन यदि बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट नहीं हुआ, बीच में हुआ जून जुलाई से, तो फिर जून जुलाई से ही प्रीवियस ईयर माना जाएगा। जब से बिजनेस स्टार्ट होगा उस डेट से प्रीवियस ईयर माना जाएगा। समझ आई? ओके, तो ये था हमारा सेक्शन 3 जिसमें प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है। असेसमेंट ईयर के जस्ट पहले आने वाला फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर कहलाता है। अब आपका सेक्शन 3 कंप्लीट हो गया है और मुझे लगता है आपको समझ भी आ गया होगा। आगे के सेक्शन हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो, और आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।